हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। हमने लास्ट चैप्टर में सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक उसके मॉड्यूलस की बात करी थी। इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स की बात करेंगे। फ्लूइड्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड्स और गैसेस, वेपर भी उसमें आती है। तो ये वाला जो हमारा पूरा चैप्टर रहेगा वो बेसिकली लिक्विड से डील करेगा। अब जो इसमें फर्स्ट चीज आएंगी वो क्या क्या है कि भाई इसमें प्रेशर कितना रहेगा, डेंसिटी क्या रहेगी, कितना फोर्स इसमें लिक्विड्स अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें हम इसमें आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें कुछ कर लेते हैं। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है आप सब जानते हैं। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। अच्छा, अगर मुझे किसी पॉइंट पे डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, तो क्या करूंगा मैं। तो हमें पता है कि पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा मास है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, तो उसको हम डी एम बाई डी वी लिख सकते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में लिखा था। तो ये आपका हो जाएगा डेंसिटी उस पॉइंट पे। अच्छा, यूनिट्स क्या होती हैं डेंसिटी की? ऐसा यूनिट क्या होती है, आप यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज केजी पर मीटर क्यूब। and what will be the CGS unit? This will be ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट्स हो जाएंगी। एंड व्हाट विल डायमेंशन? अगर डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशंस आपके यहाँ पे बनेंगी, मास पर वॉल्यूम है तो ml-3, दिस विल बी द डायमेंशंस। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एक टर्म आती है आपकी डेंसिटी की। जो सेकंड टर्म आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब ये हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड to the density of pure water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये बेसिकली रेशियो है। रेशियो है मतलब आप देख पा रहे हैं ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि रेशियो जो बनता है वो सेम क्वांटिटीज का यहाँ पे बन रहा है। दोनों जगह यूनिट कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, दोनों डेंसिटी की यूनिट से, तो ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। अच्छा, ये हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ये बात भी जानते हैं। डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी रहने वाली है। अच्छा, इसकी वैल्यू सीजीएस या एसआई या इस पे चेंज नहीं होगी क्योंकि ये यूनिट लेस है। तो एसआई में जो इसकी वैल्यू है वही सीजीएस में भी रहने वाली है। कन्वर्जन कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है ये सारी बातें अच्छे से? एक टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या टर्म है ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो डिफाइन करते हैं वो बोलते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ weight of given liquid to the weight of pure water. This will be weight of given liquid जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है, to the weight of pure water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसको थोड़ा सा अपन एलेबोरेट करें, एक्सपैंड करें, तो वेट ऑफ लिक्विड मतलब मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू जी। एंड व्हाट इज मास? दिस इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। देखिए कैंसिल हो रही हैं चीजें, बच रहा है आपके पास रो एल बाय रो जी, सॉरी रो एल बाय रो डब्ल्यू, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या यही आपने अभी यहाँ रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी लिखा था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर? यस। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे केस में रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगी। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए उसमें कहीं पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा होगा, कहीं पे रिलेटिव डेंसिटी दे रखा होगा। हमें दोनों को एक जैसा ही कंसिडर करके चलना है, which will be equal to density of liquid by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, तो ये बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे लगता है। तो अगर हम बात करें कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने लिक्विड रखा हुआ है, अब उस लिक्विड जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, कंटेनर है, कंटेनर के लिक्विड है, तो लिक्विड रेस्ट पे है ना। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि फ्लूइड में, मतलब लिक्विड हो या गैसेस हो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में हमेशा रहते हैं मॉलिक्यूल्स उसके। ठीक है, अब सोचो आप अंदर एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ बना देते हैं, एक ऐसी सरफेस आपने यहाँ पे बना दी अंदर की तरफ। ठीक है, इस सरफेस पे अगर बात करें तो क्योंकि पूरा फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है, मतलब इस सरफेस भी रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर सरफेस रेस्ट पे है तो जो मॉलिक्यूल्स इस पे आके टकरा रहे हैं वो टकराने की वजह से इस पे फोर्स लगाएंगे। हाँ, प्रेशर होता क्यों है अंदर? क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो मान लीजिए आप साइड वॉल पे अगर प्रेशर की बात करते हो तो मॉलिक्यूल लगातार यहाँ आके टकराएंगे। जब टकराएंगे तो हम पता है कि मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, उससे फोर्स यहाँ पे लगेगा और उस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर लगेगा। तो ऐसे अगर मैं ये बीच वाला सरफेस लेता हूँ तो इसमें जो रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स आगे टकरा रहे हैं दोनों साइड से, मैं ये कह सकता हूँ ना कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो उसके अंदर की कोई भी सरफेस भी रेस्ट पे होनी चाहिए। जब सरफेस रेस्ट पे है तो इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ से लगेगा, तभी रेस्ट पे माना जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में आती है भैया कि जो फोर्स लगता है इन पे वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है। तो अगर आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। तो ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि जब आप फ्लूइड में प्रेशर की बात करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर प्रेशर, या आप फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface at any point. मतलब no matter what the shape of the surface is, सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। किसी भी शेप का सरफेस हो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लगने वाला है। मान लीजिए आपने ऐसा एक सरफेस अंदर ले लिया जो थोड़ा सा कर्व है, तो फोर्स जो लगेगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही लगने वाला है, इस तरीके से। क्लियर है? और हम जानते हैं प्रेशर, प्रेशर को लिखा जाता है नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर किसी पॉइंट पे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट पे जो एरिया होगा तो बहुत छोटा होगा, तो फोर्स को भी हम यहाँ डिफरेंशिएशन की टर्म में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स बाय वहां का एरिया। ये आपका आ जाएगा फोर्स, सॉरी ये आपका आ जाएगा प्रेशर। और अगर कोई एरिया फाइनाइट लेंथ का या फाइनाइट एरिया है तो आप हम सीधा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। ये भी आप उसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो प्रेशर इज बेसिकली, जब भी आप रिलेट करेंगे तो हमेशा नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स ही आप लेके चलेंगे प्रेशर लिखने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर की यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल। क्या होती है? ऐसा यूनिट जो इसकी है वो होती है पास्कल, रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। कितना होता है? तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होती है पास्कल की यूनिट। अच्छा, प्रैक्टिकली या मेट्रोलॉजी में एक यूनिट और यूज करते हैं विच इज बार। ठीक है, और ये कितनी होती है? तो हम लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मेट्रोलॉजी में ये एक यूनिट और यूज की जा सकती है बार, जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बार में प्रेशर दिया होता है और आपको उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि बाकी सारी चीजें एसआई में होंगी। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? पक्का? ठीक है, बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो हम जानते हैं भैया कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना,
उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, उन सारी गैसेस का जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर रहता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं। ऑब्वियसली ये प्रेशर वेदर के साथ, एलिवेशन के साथ चेंज होता है, लेकिन अगर इसकी एवरेज वैल्यू देखी जाए सी लेवल पे, तो हम इस बात करते हैं कि जो एवरेज प्रेशर होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट सी लेवल, वो कितना होगा? इसकी एवरेज वैल्यू की बात अगर करें तो एवरेज वैल्यू आपकी होती है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज द एवरेज वैल्यू, जिसको आप 1.013 बार पे लिख लेते हैं, और कभी कभी सिर्फ लिखने के लिए 1 बार के बराबर भी कर लेते हैं बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर आपको वैल्यूज ध्यान रहनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1.013 बार है, और बार को आप अभी कन्वर्ट करके आए थे 10⁵ पास्कल में, तो आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। वेल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रेशर का जो वेरिएशन है वो डेप्थ के साथ कैसे होता है। डेप्थ के साथ क्यों होता है? पहली बात तो जैसे जैसे आप किसी लिक्विड के अंदर जाएंगे या किसी फ्लूइड के अंदर की तरफ चलेंगे, मतलब डेप्थ में जाएंगे, तो भाई फ्लूइड का वेट है, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, उनका अपना वेट है। तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो वेट इंक्रीज होता जाएगा, और उस वेट की वजह से प्रेशर वहां पे हमें फील होगा। अब वो प्रेशर कितना है ये हमें मैथमेटिकली हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर रेस्ट पर रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है वो सब कुछ, उसके अंदर मैंने एक छोटा वॉल्यूम कंसिडर किया। तो ये जो वॉल्यूम है, ये आप देख पा रहे हैं, लेंथ इसकी dy है, और इसका जो सरफेस एरिया है दोनों तरफ, वो सरफेस एरिया a के बराबर है। ठीक है, अब ये आपने जो कंसिडर किया है, ये आपने कंसिडर किया है y लेंथ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं, y पे जाके आपने dy का ये एलिमेंट एक कंसिडर किया। अब इस केस में अगर बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि इसका जो वेट होगा इस छोटे से एलिमेंट का, वेट ऑफ दिस एलिमेंट, वो कितना होगा? तो हम लिख पाएंगे भैया, वेट ऑफ द एलिमेंट अगर लिखा जाए तो dw इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, dy इसकी लेंथ है और a इसका एरिया है, दिस इज द वॉल्यूम, इनटू इसकी डेंसिटी रो इनटू g, ये आपका इसका आ गया वेट mg। तो आपने m लिख लिया पहले डेंसिटी टू वॉल्यूम से, फिर आपने कर दिया g, तो ये तो आ गया वेट। अब अपन इस पे अगर फोर्सेस देखें तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं इस बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो अपन ने माना कि यहाँ पे अगर प्रेशर लेट्स से P है, नीचे वाली सरफेस पे अगर यहाँ पे प्रेशर P है, जैसा आपने यहाँ बता रखा है डायग्राम में, प्रेशर इज P हियर, और लेट्स से यहाँ प्रेशर जो है वो P प्लस dP है, ऐसा अपने इसमें मान रखा है। ठीक है, और हमने बोला था कि प्रेशर जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, तो प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पे इसका नेट फोर्स को जीरो करना चाहूँ, इसको इक्विलिब्रियम में करना चाहूँ, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट, इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स अगर जीरो करें तो कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स एकमात्र P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया जो नीचे वाली सरफेस पर लग रहा है, माइनस ऊपर से जो फोर्सेस लग रहे हैं नीचे की तरफ, वो क्या है, P प्लस dP इंटू एरिया, एक तो ये, माइनस इसका अपना वेट विच इज रो ए जी डी वाई, नेट फोर्स शुड बी जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से अगर इक्वेशन को देखें तो चीजें कुछ कैंसिल हो रही हैं, जैसे एक पी ए और पी ए, ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, यहाँ पी ए बन रहा है, यहाँ भी पी ए बन रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसमें जो बन रहा है डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो अब मैं अगर टोटल प्रेशर यहाँ पे देखना चाहूँ कि कितना बन रहा है, ओके, एक बात हमें यहाँ से समझ में आती है कि जैसे जैसे आप y को इंक्रीज करेंगे,
वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा है ना। तो y आपने कंसिडर किया है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन y increases, pressure decreases, that is, as we move upward in the fluid, pressure decreases। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप फ्लूइड में ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, या जैसे आप नीचे की तरफ चलेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। आप खुद ये बात जानते ही हैं कि जैसे आप नीचे चलेंगे उतना ही आपके ऊपर पानी बढ़ेगा, उतना ही वेट आपको उस पर फील होगा, इसलिए प्रेशर भी ज्यादा फील होगा। तो जितना आप नीचे जाएंगे ऊपर पानी का वेट उतना ही ज्यादा हो गया है, उससे ज्यादा प्रेशर आपको अब फील होने वाला है। ये बात क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। तो अब अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक P1 है एक P2 है। लेट्स से P2 पे जो प्रेशर है वो P0 के बराबर है, ठीक है। और दोनों की आपको डिफरेंस भी पता है कि P1 जो है वो बेस से Y1 हाइट पे है और P2 जो है वो बेस से Y2 हाइट पे है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो मैं इक्वेशन 1 को यूज करके लिख सकता हूँ, दिस dP इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटीग्रल dy। ये बात यहाँ से लिखी जा सकती है, ठीक है। अगर इंटीग्रेट किया जाए तो मैं लिखूंगा प्रेशर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो प्रेशर P1 से P2 तक वेरी कर रहा है, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y1 से y2 तक वेरी कर रहा है। अगर इंटीग्रेट किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी y2 माइनस y1। ये बात क्लियर है अच्छे से। ये क्या आया आपके पास y2 माइनस y1, अगर ये y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h, ठीक है, और P2 अगर P0 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, P0 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो जी एच इफ y2 माइनस y1 इक्वल टू h, अगर ऐसा है। या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं दिस P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। ये बात बोली जा सकती है। यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि जैसे आप यहाँ पे थे और यहाँ पे अगर प्रेशर P0 था, उससे आप h डेप्थ अगर नीचे गए तो प्रेशर अब कितना हो गया, P0 प्लस रो जी एच के बराबर। तो जितनी डेप्थ पे आप जाएंगे उसके हिसाब से रो जी एच प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। आपको अगर दोनों का डिफरेंस लिखना है प्रेशर का तो प्रेशर डिफरेंस इज रो जी एच। अगर आपको यहाँ पे नेट प्रेशर लिखना है तो दिस विल बी P0 प्लस रो जी एच। तो क्या ये बात क्लियर है आपको अच्छे से। जब प्रेशर डिफरेंस लिखना होगा तो हम बात करेंगे सिर्फ रो जी एच की, लेकिन अगर हमें नेट प्रेशर लिखना होगा तो हम लिखेंगे ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच विल गिव यू यहाँ का प्रेशर। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बन पाएगा ये भी आप देख लीजिए। ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है एक लीनियर ग्राफ। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ बना रहे हैं हम एच के साथ प्रेशर का। तो आप अगर प्रेशर की बात करो तो अगर सरफेस पे हम चलें, लेट्स से दिस सरफेस पे प्रेशर कितना है P0। अगर सरफेस पे प्रेशर P0 है तो P0 से शुरू करेंगे, वहां से आप H कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा और वो प्रेशर एकदम लीनियरली इंक्रीज होगा। आप देखें तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, P0 इंटरसेप्ट है, रो जी इसका स्लोप हो गया, और H के हिसाब से ये लीनियरली वेरी करेगा ऐसा। So this should be the graph for the pressure variation inside a liquid, जब वो लिक्विड रेस्ट पे है और हम डेप्थ के साथ इसका प्रेशर देख रहे हैं। क्लियर है बात अच्छा से। अच्छा, अगर कंटेनर की शेप कुछ ऐसी हुई, लेट्स से यहाँ पे पानी ज्यादा है यहाँ पे पानी कम है, ऐसा कुछ शेप का अगर कंटेनर है और ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो आपको बिल्कुल सेम हाइट पे दे रखे हैं, सेम डेप्थ पे एच पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा या अलग अलग होगा, तो इन दोनों जगह प्रेशर इक्वल होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंटेनर की शेप पे ये चीजें डिपेंड नहीं करती कि वहां प्रेशर कितना लिखेंगे, सीधा सीधा एच हाइट पे डिपेंड करेगा, कंटेनर की शेप पे ये बातें डिपेंड नहीं करेंगी। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए।
the pressure is same at the any 2 points at the same level in the fluid. Pressure is same at any 2 points at the same level in the fluid. ठीक है, the shape of the container does not matter. तो जैसे यहाँ पे प्रेशर ए प्रेशर बी आपने लिख रहा है, तो आपने लिखा पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट हो गया ऊपर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद आप जब वाटर के अंदर चल रहे हैं तो ये रो जी एच के बराबर प्रेशर वाटर की वजह से या लिक्विड की वजह से यहाँ पे आएगा। तो टोटल प्रेशर जो आप ए और बी पे लिखेंगे वो लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। क्या बात क्लियर है आपको अच्छे से? ठीक है, प्रेशर लिखना है गेस आपको अब समझ में आ गया है कि कैसे लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैरोमीटर की। व्हाट इज अ बैरोमीटर? बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे काम करता है? काम करने का तरीका इसको बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी अपन पढ़ के आए थे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर हमने लिया हुआ है जैसे मरकरी का, उसके अंदर एक ट्यूब को आपने उल्टा डाल दिया। खुला हुआ मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, जो क्लोज्ड इसका जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। अब इसके अंदर मरकरी इसके अंदर ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। कितनी हाइट तक चढ़ी वो बाहर स्केल बनी हुई है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितनी हाइट तक मरकरी है। ऊपर जो प्रेशर है वो 0 है क्योंकि ऊपर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ होता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कि कितना प्रेशर लग रहा है, तो जो भी प्रेशर यहाँ पे है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पॉइंट पे जो भी बाहर से प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लग रहा है। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स, ये यहाँ पे भी इस लिक्विड के अंदर है जस्ट सरफेस पे, और ये इस ट्यूब के अंदर है, लेकिन दोनों सेम लेवल पे हैं। जब सेम लेवल पे हैं तो प्रेशर दोनों में सेम रहना चाहिए क्योंकि दोनों लिक्विड यहाँ पे मिले हुए हैं। लिक्विड एक ही है, हर तरफ एक ही लिक्विड यहाँ पे है। जब एक ही लिक्विड यहाँ पे है, हम कहेंगे कि 2 पॉइंट्स अगर सेम लिक्विड में रखे हुए हैं तो दोनों पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो जब प्रेशर इक्वल होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रेशर एट वन शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट टू। पर प्रेशर वन पे कितना है? प्रेशर वन पे तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको आप पी नॉट पे लिखते हो। ठीक है, दिस इज एट प्रेशर वन। और प्रेशर टू पे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा उसको, क्योंकि ऊपर तो प्रेशर 0 है और डेप्थ कितना आ रहा है इसका, रो जी एच के बराबर डेप्थ आ रहा है। अपन यहाँ पे अगर प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? यहाँ का प्रेशर 0 प्लस ये डेप्थ कितनी हुई तो उसके हिसाब से रो जी एच, ये मैं यहाँ का प्रेशर लिख लूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, P1 इक्वल टू P2 से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको अगर एच पता है, आप जो स्केल पे पढ़ सकते हैं, तो आप सीधा सीधा वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो हम ये लिक्विड लेते हैं, ये लिक्विड लेते हैं मरकरी के। मरकरी क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। और इसका वजह क्या हुआ? हाई डेंसिटी की वजह से क्या हुआ? देखो रो ज्यादा है ना, तो एच अपने को सिग्निफिकेंट मिल जाता है। एच बहुत ज्यादा नहीं मिलता, मतलब अपना जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वो ठीक ठीक साइज का बन जाता है। हमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं बनाने पड़ते हैं। जितना रो ज्यादा होगा उसके हिसाब से एच कम मिलेगा, एच कम मिलेगा तो इंस्ट्रूमेंट की साइज भी अपनी छोटी रहेगी। इसलिए अपन यहाँ पे मरकरी यूज करते हैं। ठीक है, अब आप मरकरी की अगर डेंसिटी लिखना चाहते हैं तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13. This is the density of the mercury. Rho of mercury, या rho of Hg, is equal to 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Okay. जैसे आपको एक एग्जांपल अगर यहाँ बोला गया कि एग्जांपल है, if the height of the mercury in a barometer is, if the height of the mercury in the barometer is
760 mm, then atmospheric pressure will be, ये आपका क्वेश्चन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधा सीधा हिसाब है अपने पास, ये रहा फॉर्मूला, पी नॉट लिखेंगे, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच के बराबर। तो पी नॉट यहाँ से मिलेगा, रो अभी अपने लिखा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जी आपको पता होता है 10, या अगर स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो 9.8 ले सकते हैं इसे अपन। और h आपको दे रखा है 760 mm, मतलब 760 इंटू 10⁻³ मीटर्स, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे SI यूनिट में चल रही है। तो सॉल्व इसको करेंगे तो पी नॉट कितना मिलेगा आपको, यहाँ से पी नॉट मिलेगा 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिमेंबर 1.03 इंटू 10⁵ वहां पे हमने लिखा था इसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करना है, आप सीधा सीधा मरकरी की जो हाइट है वो 760 mm या 76 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर height of the mercury in barometer is 760 mm या 76 सेंटीमीटर्स। आप ये चीजें यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। हाइट ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज 760 mm या 76 सेंटीमीटर। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करेंगे चीजों को, वहां पे अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हाइट जो मर्करी की है वो 76 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पे। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी साइड पे कितना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, इस बारे में तो हमें ये बात तो पता है कि भैया जैसे जैसे हम इस सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मैं सीधा तो ऐसा नहीं कर सकता ना कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऐसा कर दूं और मैं अपने यहाँ से आंसर बता दूं, ऐसा तो सीधा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ का प्रेशर अलग होगा, यहाँ प्रेशर अलग है, यहाँ सब जगह प्रेशर अलग है। अलग प्रेशर के हिसाब से हर बार कैलकुलेशन भी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो नेट फोर्स कैसे निकालें? नेट फोर्स निकालने का तरीका आता है अपना इंटीग्रेशन से। हम जानते हैं कि जब प्रेशर वेरिएबल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इस एलिमेंट पे तो प्रेशर फिक्स होगा क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, dx डेप्थ है, उस पे प्रेशर सेम माना जा सकता है। तो ये एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया ये x डेप्थ पे है, तो यहाँ का जो प्रेशर लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है रो जी एक्स के बराबर। ठीक है, h डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, रो जी एक्स। अगर यहाँ का प्रेशर हमें पता है तो हम आगे क्या बात कर सकते हैं भैया कि इस एलिमेंट पे फोर्स निकाला जा सकता है कैसे, प्रेशर इनटू इस एलिमेंट का एरिया। अगर यहाँ का फोर्स आ गया उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो ये बात अपन करते हैं यहाँ पे कि इस छोटा सा एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है, ठीक है, प्रेशर एट दिस एलिमेंट कितना होगा, तो लिखा जा सकता है प्रेशर विल बी रो जी एक्स के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट ये कितना है, डी ए इसको लिखूंगा क्योंकि छोटा सा एरिया मुझे लिखना है। तो देखो ये बी तो यहाँ की विड्थ है और डी एक्स उसकी हाइट है, तो बी इंटू डी एक्स। कैसे क्या, ये जो है ये बी है और डी एक्स इसकी हाइट है, तो जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके लिए बी इंटू डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा। तो बी डी एक्स इसका एरिया हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन दिस एलिमेंट कितना बन रहा होगा, तो लिखा जाएगा डी एफ इक्वल टू पी इंटू डी ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, यहाँ का आ गया फोर्स। अब अगर नेट फोर्स मुझे साइड वॉल पे निकालना है तो नेट फोर्स ऑन साइड वॉल ये कितना आएगा, तो F इक्वल टू इंटीग्रल डी एफ, ये आपको मिलेगा इंटीग्रल रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स।
कहाँ से कहाँ तक? तो देखो x आपने गिनना शुरू किया है ऊपर से, यहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? बिल्कुल लास्ट तक। कितनी डेप्थ है ये? h डेप्थ आपको दे रखी है। तो x जो वेरी कर रहा है वो 0 से लेके h तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं 0 से h तक। तो जो नेट फोर्स मुझे यहाँ पे मिलेगा रो जी बी, ये तो आ गया कॉमन। x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलता है एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट रखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा एच स्क्वायर बाई टू। तो ये आपके पास मिला force rho GBH square by 2. This is the force on the side wall, ठीक है, of the vessel. तो वेसल के साइड वॉल पे इतना फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। क्लियर है यहाँ तक बात आपकी? पक्का से? चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि एवरेज प्रेशर कितना होगा इस साइड वॉल पे। तो अगर एवरेज प्रेशर साइड वॉल पे बात करें तो ये आपको मिलने वाला है, फोर्स आप निकाल ही चुके हैं, अगर मैं फोर्स बाय एरिया कर दूं तो मुझे एवरेज प्रेशर भी मिल जाएगा। तो बस बात हुई है, क्योंकि यहाँ भी वेसल के हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा होगा, तो हम सीधा सीधा एवरेज प्रेशर ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। एवरेज प्रेशर लिखने का तरीका क्या होगा? फोर्स ऑन द साइड वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल। अभी आपने देखा था एवरेज प्रेशर लिखेंगे, फोर्स आपने लिखा था अभी कितना? 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखता हूँ 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द साइड वॉल। एरिया कितना था इस डायग्राम में देख के बताएंगे? इस पूरी वॉल का एरिया कितना है? इस वॉल का एरिया है बी इंटू एच। तो बी इंटू एच इसका एरिया है, ये यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। देखिए प्रेशर कितना आया? प्रेशर आ रहा है आपके पास हाफ रो जी एच के बराबर। क्लियर है? दिस इज द प्रेशर, एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल। और आप देख पा रहे हैं दिस इज इक्वल टू हाफ of the pressure at the bottom. प्रेशर एट द बॉटम कितना होगा? रो जी एच के बराबर, क्योंकि कंटेनर की जो डेप्थ है वो एच के बराबर है। अगर आप बॉटम पे प्रेशर देखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे? रो जी एच के बराबर। तो प्रेशर एट द बॉटम का हाफ जो है वो एवरेज प्रेशर आपको मिल रहा है साइड वॉल पे। तो सीधा सीधा याद रखने वाली बात है, आप चाहें इसे याद रखेंगे। एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। ठीक है बात यहाँ तक अच्छे से? इसी से रिलेटेड एक चीज और आती है टॉर्क की, कि जो साइड वॉल है इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। अच्छा, टॉर्क क्यों लगेगा? तो टॉर्क लगने का रीजन भाई फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में अगर आप देखें तो यहाँ किसी भी स्ट्रिप पे बाहर की तरफ डीएफ फोर्स आपने लगाया था। अगर डीएफ फोर्स लग रहा है तो ये जो बेस है यहाँ, इस बेस के अबाउट एक टॉर्क इस पे बनेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा। हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अंदर जो वाटर है या जो लिक्विड है वो इस पे प्रेशर जनरेट करेगा। इस प्रेशर की वजह से हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ फोर्स है, और जब बाहर की तरफ फोर्स है तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट हर एक फोर्स का टॉर्क बन रहा है। हर एक फोर्स का जो टॉर्क बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये आपसे अगर पूछा गया तो हम फिर से वही करेंगे कि हमने क्या किया, एक्स डेप्थ पे आए, डीएक्स का एक एलिमेंट लिया और इस डीएक्स के एलिमेंट पे डीएफ फोर्स लिखा, जो आपने अभी किया था बिल्कुल वैसा ही। मैं एक उस डायग्राम को इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझना इजी रहेगा अपने को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसा, तो देखिए क्या बन जाएगा। अब जो हर एक डीएफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, उस डीएफ फोर्स का टॉर्क अपन बना सकते हैं अबाउट द बेस। कितना टॉर्क बनेगा अगर उस बारे में बात करें तो भैया ये है हमारी एक्सिस ऑफ, जिसके अबाउट अपन टॉर्क निकालना चाहते हैं। फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? h माइनस एक्स के बराबर। तो h माइनस एक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स है उसका टॉर्क अपन लिख रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क ऑन द एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी टाउ इज इक्वल टू डी एफ इंटू एच माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे नेट टॉर्क लिखना है, नेट टॉर्क ऑन दिस साइड वॉल, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एफ, आपने कितना लिखा था याद है? डी एफ आपने लिखा था 1/2 रो जी, देख लेते हैं एक बार, रो जी बी एच स्क्वायर बाई रो जी बी एच स्क्वायर, ये आपने लिखा था एफ।
ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं, रो जी बी एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर है। अच्छा, डी एफ आपने जो लिखा वो, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने फिर गलती कर दी है। ये अपन ने टोटल फोर्स लिख लिया है, यहाँ पे अपने को डी एफ लिखना था, माई मिस्टेक। अपन फिर से ऊपर चलते हैं एक बार, डी एफ देखते हैं आपने कितना लिखा था। डी एफ आपने लिखा था ये रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स के बराबर, प्रेशर इंटू एरिया। तो रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, ये डी एफ है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, दिस इज द फोर्स इंटू एच माइनस एक्स। ये आपका हो गया टॉर्क, छोटा सा टॉर्क जो इस एलिमेंट पे यहाँ पे लग रहा है, डी एफ इंटू एच माइनस एक्स के बराबर। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टॉर्क मुझे मिल जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स जो वेरी कर रहा है वो जीरो से लेके एच तक वेरी कर रहा है, तो लिमिट लगेगी जीरो से एच तक। जो मिलेगा टॉर्क कितना मिलेगा, तो रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। ये तो आगे इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन में आपके पास बचता है अब x और h, तो एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन बच रहा है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो रो जी बी एच एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस इधर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एच तक। अगर h लिमिट लगाई जाए तो रो जी बी इधर आपको मिल रहा है एच क्यूब बाई टू, माइनस यहाँ से मिल रहा है एच क्यूब बाई थ्री, जीरो से एच, सॉरी जीरो से एच तो अपन लगा चुके, ये आपको मिल गया लिमिट आपकी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6, तो आंसर मिलेगा 1/6 रो जी बी एच क्यूब। दिस इज द एवरेज टॉर्क जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दिस इज द नेट टॉर्क जो आपको इस साइड वॉल पे मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से, पक्का? चलिए एक बात करते हैं अब लास्ट में मैनोमीटर की। अब ये मैनोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो गैस का प्रेशर मेजर करने के काम आता है किसी कंटेनर में। लिख लेते हैं, डिवाइस यूज्ड टू मेजर pressure of gas inside a container। ठीक है, तो गैस का प्रेशर कैसे मेजर करें, तो मान लीजिए अंदर यहाँ पे जो प्रेशर है पीजी, इसको मैं लिखता हूँ गैस प्रेशर। अब अगर वो जो प्रेशर है वही सेम प्रेशर यहाँ तक होगा जहां तक गैसेस है, तो गैसेस जो पूरी भरी हुई इस कंटेनर में यहाँ तक है। ठीक है, तो इस पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा विल बी सेम एज पीजी। ओके, आगे यहाँ पे आपने एक लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा मैनोमीटर है। ये लिक्विड का जो, सॉरी इस ट्यूब का जो अपर ये माउथ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खुला हुआ है, पी एटमॉस्फेरिक इधर है, तो ये पी नॉट आपने उसको लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अपने को क्या करना होता है इसमें जब भी सॉल्व करते हैं, तो जहां पे ये दोनों चीजें मिलती हैं, ये गैस और ये लिक्विड जहां पे मिला, उस लेवल पे अपन प्रेशर इक्वेट कर देते हैं। प्रेशर इक्वेट कैसे करेंगे, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ पे सेम लिक्विड में है। तो प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2 अगर करें तो 1 पे प्रेशर है गैस का प्रेशर के बराबर, 2 पे जब प्रेशर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू गैस का प्रेशर, प्रेशर एट 2 लिखा जाएगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा जाएगा। पी नॉट क्या है ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से आपको एच मिल जाएगा। और एच अगर मिल गया, जो कि आप वहां पे रीड कर सकते हैं सीधा सीधा ट्यूब पे, तो एच मिलने के बाद आप इसमें आराम से अपना प्रेशर भी लिख सकते हैं, कितना आपका गैस प्रेशर रहने वाला है। ठीक है, तो पी गैस इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा गैस का प्रेशर। इसमें एक टर्म आती है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसको लिखा जाता है गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो जी एच के बराबर। तो गॉज प्रेशर अगर पूछा गया है तो आपको प्रेशर डिफरेंस लिखना पड़ेगा गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो हो जाएगा रो जी एच के बराबर। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस, तो आप बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच की। ठीक है, तो दो टर्म्स यहाँ पे आती हैं क्वेश्चन में, कई बार गॉज प्रेशर पूछ सकता है तो रो जी एच हो जाएगा,
अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, रो डेंसिटी है, जो आपने रो किया यूज किया है, किसकी डेंसिटी है? इस लिक्विड की रो, क्योंकि आपने रो जी एच यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर लिखा, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहला, देखिए क्या यहाँ पे आपको कह रखा है कि टू लिक्विड्स विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ठीक है, दो लिक्विड्स यहाँ पे भरे हुए हैं इस ट्यूब में। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी तो इनका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि आप यहाँ पे मान सकते हैं जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो ये जो टू रो वाला लिक्विड है, अभी देखिए दोनों यहाँ पे ये भी एल लेंथ पे बता रखा है और ये भी एल लेंथ पे बता रखा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये टू रो के बराबर है, इसकी डेंसिटी कम है, ये रो के बराबर है। तो ऑब्वियसली टू रो वाला क्योंकि हाई डेंसिटी का है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, रो वाला थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस डायग्राम को मैं फिर से बनाऊं तो ये डायग्राम इस बार कुछ ऐसा बनेगा। ये जो एल पे था पहले, ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका होगा, अब ये यहाँ तक रहेगा इस तरीके से। और ये जो पहले एल पे था ये अब थोड़ा ऊपर जा चुका होगा। तो जो पहले ये एल पे था अब ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका होगा, यहाँ तक अभी लिक्विड आ गया होगा। ठीक है, कितना इसमें डिफरेंस आया? ये x नीचे आ गया और ये यहाँ से x ऊपर चला गया, ऐसा अब टोटल डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ यहाँ पे बची, ये कितनी बची? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, और ये जो लेंथ हो गई ये टोटल कितनी लेंथ होगी? एल प्लस एक्स के बराबर। इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है टू रो। अब क्योंकि दोनों ऊपर से खुले हैं तो ऊपर दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए वो मुझे x चाहिए कि कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि बॉटम पे दोनों लिक्विड यहाँ पे सेम जगह पे हैं, सेम जगह पे हैं, तो प्रेशर इनका इक्वल होना चाहिए एट द बॉटम। तो प्रेशर एट द बॉटम अगर लिखा जाए तो अगर मैं इस तरफ से लिखूं तो लिखूंगा P नॉट प्लस टू रो इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर है P नॉट, इस पॉइंट तक प्रेशर P नॉट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसके बाद ये टू रो वाला लिक्विड जो है वो कितनी लेंथ पे है? L माइनस एक्स पे, तो रो जी एच के हिसाब से लिखूंगा टू रो इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स। ऐसे अगर मैं यहाँ से लिखूं तो यहाँ ऊपर प्रेशर है P नॉट, उसके बाद ये लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो कितनी लेंथ के लिए? L प्लस एक्स लेंथ के लिए। तो यहाँ अगर लिखूंगा तो लिखूंगा P नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। अगर हमें सॉल्व करना है तो पी नॉट कैंसिल हो रहा है, रो जी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से बन रहा है 2l माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एक्स। ये बन रहा है 3x सॉरी, तो बनेगा x इक्वल टू एल बाई 3 के बराबर। तो ये कितना शिफ्ट हो गए? ये एल बाई 3 लेंथ शिफ्ट हो गए। जो हायर डेंसिटी वाला मटेरियल था, जो लिक्विड था, वो एल बाई 3 लेंथ नीचे आ गया, जबकि ये एल बाई 3 लेंथ ऊपर चला गया एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आप बॉटम पे इनका प्रेशर इक्वल करेंगे, यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की और फिर इन सब पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।